Hello, my students of class 8th. Today we are going to study and understand your lesson number 10, naming law and social justice of civics. तो ये लेसन स्टार्ट होता है और वो हमें बताता है कि क्लास 7th में हमने पढ़ी थी एक स्टोरी ऑफ शर्ट, ठीक है। और उसमें ये बताया गया था कि कैसे एक चेन ऑफ मार्केट होती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स से गुजरने के बाद एक शर्ट फाइनली मार्केट में आती है, ठीक है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इस शर्ट को बनाने में जितने भी वर्कर्स हैं उनको क्या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या किया जा सकता है, और अगर हाँ तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, राइट। जो मैंने आपके लिए मार्क भी किया है, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि जो लोग वर्कर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयट होने का जो चांसेस होता है वो थोड़ा सा मैक्सिमम रहता है। तो ये गवर्नमेंट खुद इंश्योर करती है कि उनको मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, हु आर अलाउड टू वर्क इन अ सर्टेन टाइप ऑफ फैक्ट्री एंड हु आर नॉट. So we are going to study about all these things in detail in this lesson, law and social justice. Now we come to the next part of your book. I hope you have understood till now. Let us take a common market situation where the law is very important. ठीक है, तो इसमें ये बोलते हैं कि हमारी ये सरकार चाहती है कि वर्कर्स को एटलीस्ट, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो, हर एक कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है। हर एक कंपनी किस लिए काम करती है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो कई बार क्या करती है? कॉस्ट कटिंग कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैजर्डस हो जाती है फॉर द वर्कर्स। तो सरकार इंश्योर कराती है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको फेयर पे मिले, मतलब कि उनको फेयरली पे किया जाए, ठीक है, मिनिमम वेजेस उनको दिए जाए। तो इसके लिए हमारी सरकार ने एक लॉ निकाला है, लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस, जो कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो इतना ही नहीं, हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स के लिए ही काम करती है, वो प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, हर किसी के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स निकालती है। यह 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी उसमें, और इन तीनों के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है हमारी सरकार। अब आगे हम इस फोटोग्राफ को समझेंगे। इस फोटोग्राफ में हमको ये बताया गया है किस तरीके से जब पावर लूम आई थी तो उसने टेक्सटाइल मिल के काम पे बहुत असर डाला था, ठीक है। पावर लूम वो होती है जो बिजली से चलती है, तो बिजली से आने के बाद किस तरीके से वो लोग जो टेक्सटाइल मिल्स चलाते थे उनके काम पे असर पड़ा था, ये फोटोग्राफ हमको बता रही है, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन। अब ये हमको एक टेबल दी गई है बच्चों, इसमें हमें बताया गया है कि कौन सा लॉ है, उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, और वो लॉ जो यहाँ पे हमें फ्रेम करके बताया हुआ है वो किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, किसके लिए बनाया गया है। तो पहला वाला है मिनिमम वेज एक्ट। वेजेस हमें पता है कि वेजेस किसको मिलती है? वेजेस लेबर को मिलती है, तो ऑब्वियसली उसका नाम ही हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि वो किसके इंटरेस्ट के लिए बना होगा, लेबर्स के इंटरेस्ट के लिए, फार्म लेबर्स हों चाहे कंस्ट्रक्शन लेबर्स हों चाहे फैक्ट्री चाहे डोमेस्टिक। अब ये इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि कई बार क्या होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो वर्कर्स के जो राइट्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं इन ऑर्डर टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट. So it was very very important for the workers to someone, there should be someone who should stand by them and say कि नहीं, इतना तो उनका मिनिमम हक है और वो आपको पे करना ही होगा. Okay, so this act protects the interest of the laborers. Now we come to the next act. Now this act says law specifying that there are adequate safety measures. Safety measures मतलब कि जो भी काम जहाँ पर भी किया जा रहा है, जो भी फैक्ट्री है, जो भी मशीनरी है, वो प्रॉपरली देखभाल में है, उसमें कोई फॉल्ट्स नहीं है, कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, वर्किंग कंडीशंस जो है, सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जा रहे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी का जैसे कनेक्शन है वो पूरा प्रॉपर है, अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे हेलमेट्स की ज़रूरत होती है तो हेलमेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वर्कर्स को। मतलब हर जो भी उस काम से रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स हैं वो प्रॉपरली लिए जा रहे हैं, ये वाला लॉ हमारा इंश्योर करता है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि कई बार भाई जो बेचारे वर्कर्स हैं दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ द मनी, तो वो बेचारे खुद से अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, नहीं बोल पाते हैं वो अपने मालिक को कि भाई मालिक ये बहुत ही डेंजरस है और आप हमारे लिए सेफ्टी मेजर लो। तो उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट हमको बोलती है कि नहीं, अगर आपने इनसे काम कराना है तो इनके लिए सेफ्टी मेजर्स आपको मेंटेन करने ही होंगे। ऑब्वियसली ये किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही है? ऑब्वियसली वर्कर्स का, क्योंकि उनको सेफ जगह मिलेगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लॉ। ये है कि हमें जो भी गुड्स है जो कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के हों, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे खाने की हो, उनका एक मिनिमम लेवल होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग वो, मतलब अगर पूरी तरीके से उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जस्ट है तभी वो मार्केट में आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम और आप, हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, हम कोई बिजली से चलने वाला हीटर ले आते हैं या फ़ैन ले आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो फ़ैन है, वो हीटर है, वो सारे इलेक्ट्रिकल जितनी भी उसकी स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करके बनाया गया हो, क्योंकि फिर चांसेस होते हैं कि वो घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसकी वजह से करंट लग सकता है एंड इट कैन बी अ फेटल कंडीशंस। तो ये एक्ट जो है, जो कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, खाने पे या मेडिसिन्स पे है, तो ये कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो इस बात से हमने देखा बेटा कि हमारी जो सरकार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि सिर्फ वर्कर्स के लिए ही काम करे, वो तीनों पार्टीज़ के लिए काम करती है, चाहे उसमें प्रोड्यूसर्स हों, चाहे कंज्यूमर्स हों, चाहे ही लेबरर्स हों। Now we come to the next law requiring that the prices of the essential goods are not very high। ठीक है, जो ज़रूरत का काम है, ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका प्राइस जो होता है ना, वो सरकार कहीं ना कहीं तय कर देती है कि इस प्राइस, जो मिनिमम प्राइस है, ठीक है, MRP, आप देखते होंगे जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे तो हर एक प्रोडक्ट पे MRP दी रहती है, तो उस MRP से ज़्यादा आपको कोई चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, और हम में से कई लोगों को तो पता भी नहीं है, हम MRP पे बार्गेन भी कर सकते हैं, MRP से कम का भी हम ले सकते हैं, और ये MRP हर चीज़ पे होती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखो MRP लिखा है ना, इस पे MRP लिखी है 199। ठीक है, तो ये जो है, ये प्रोडक्ट आपको 199 से अगर कोई ज़्यादा का बेच रहा है ना, तो वो पनिशेबल एक्ट है, राइट। और अब तो देखो यहाँ पे पर जो ग्राम रेट है वो भी आप बता सकते हो, ताकि आप वहाँ पे बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं दो प्रोडक्ट्स को। तो ये भी जो लॉ है वो कंज्यूमर्स का राइट ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब लॉ रिक्वायरिंग दैट द फैक्ट्रीज डू नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर। ठीक है, फैक्ट्रीज जो भी अपना काम कर रही हैं उसमें अगर कुछ भी पॉइजनस गैस निकलती है या पानी में मिलने वाले कुछ पदार्थ निकलते हैं, तो उनको एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले उनको प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वाटर बॉडी में या फिर एयर में मिलाने से पहले उस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये किसी एक के लिए नहीं है, ये तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के लिए है, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है कि ये जो चीज़ें हैं, अगर हमें सस्टेनेबल लिविंग करनी है तो आने वाली जनरेशन्स के लिए हमको एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये दिस इज़ फॉर द कॉमन गुड। नेक्स्ट इज़ लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर इन द वर्क प्लेस, कि हम छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी काम पे नहीं रख सकते। हमारी सरकार कहती है कि हम 14 साल से कम के बच्चों को तो काम पे रख ही नहीं सकते, और 14 से 18 साल के बच्चे अगर काम करेंगे तो भी वो हैज़र्डस जो एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो ये बच्चों के हित के लिए बनाया गया एक लॉ है। नेक्स्ट इज लॉ टू फॉर्म द वर्कर्स यूनियन एंड एसोसिएशन। मतलब अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मेरे साथ और वर्कर्स हैं, तो मैं बिल्कुल आराम से एक वर्कर्स एसोसिएशन बना सकती हूँ अपने राइट्स के लिए। आगे कुछ भी बात अगर मुझे मैनेजमेंट से करनी है तो उनमें से एक जाके करेगा और एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा पूरी की पूरी वर्कर्स को। तो इसे बनाया जा सकता है, ये इलीगल नहीं है। मतलब आपको मैनेजमेंट के लोग या फिर इंडस्ट्री के जो पूंजीवादी लोग हैं वो भी आपको मना नहीं कर सकते कि भाई आप ये एसोसिएशन नहीं बना सकते। और ये भी किसके हित में है? वर्कर्स के हित में है, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, ये हमें कहता है बट मेयरली मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ। यानी कि आपने लॉ बना दिया तो ये काफ़ी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उस लॉ को बेटा हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, यानी कि इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, इन्फोर्स भी करना पड़ेगा उस लॉ को। किस लिए? क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो बोल सके खुद के लिए, ठीक है, कि हमें फेयर वेजेस दो, हमें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दो, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें अर्निंग की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो भी सरकार ने लॉज बनाए हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया जाए। आई होप अंडरस्टूड। अब ये जो लॉज बनाए जाते हैं वो किस बेस पे बनाए जाते हैं? वो फंडामेंटल राइट्स के बेस पे बनाए जाते हैं। और जो यहाँ पे हम लेसन पढ़ रहे हैं उसमें हम कौन से फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कि कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा। तो ये जो हमारा लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी बच्चा 14 साल से जो कम का है उसको किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, जो स्पेशली हैजार्डस में, तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें 2 फोटोग्राफ्स दिख रही हैं कि हमें अक्सर दिख जाते हैं बच्चे चाय की दुकानों पे इस तरह काम करते हुए, ऐसे बर्तन धोते हुए। तो ये इलीगल है बच्चों, इस तरह से हम काम नहीं करा सकते हैं बच्चों से। ये फोटोग्राफ हमको साफ साफ बता रही है। ये 2011 का सेंसस है जो कि हमको बताता है कि 4 मिलियन जो बच्चे थे इंडिया में 5 से लेके 14 साल की उम्र तक के, वो काफ़ी हैजर्डस एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। तो फिर हमारी सरकार ने चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट लगाया जिसे बैन कर दिया गया कि भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी काम में नहीं ले सकते, वेदर इट इज़ हैजर्डस और नॉट। और अगर 14 से 18 साल का बच्चा काम करेगा तो भी उसे हैजर्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करने दिया जाएगा। और अगर कोई इंसान इस तरीके से इनसे छोटे बच्चों से काम करता हुआ पाया गया, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, रैट होल माइनिंग में बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए माइंस में जाना बहुत आसान होता है तो उनको भेज देते हैं, बट इट्स वेरी वेरी रिस्की। तो अगर ऐसा कोई पाया जाता है ना इंसान की जो बच्चों से इस तरह से इलीगल काम करवा रहा है, तो उन्हें 20,000 से लेके 50,000 तक का फाइन लग सकता है। समझे? अच्छा, और अगर कोई बच्चा है जो इस तरह के कंडीशन में काम करते हुए पाया जाता है तो उसको रिहैबिलिटेट करने का जिम्मा भी हमारी सरकार उठाती है। और एक ऑनलाइन पोर्टल भी है pencil.gov.in करके। अगर हमें कहीं पता चलता है कि कोई बच्चा जो है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या वो इस तरीके से किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। किस पे बेटा? pencil.gov.in पे ऑनलाइन जाके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ योर लेसन। आई होप यहाँ तक आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता यू कैन आस्क मी इन द क्लास एज वेल एज यू कैन ड्रॉप अ कमेंट डाउन। अब हम पढ़ेंगे बेटा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज़ में से एक मानी जाती है जिसको हुए कई साल हो गए हैं। और ये एक यूनियन कार्बाइड करके कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, अमेरिका की थी, जो कि कुछ पेस्टिसाइड्स में डील करती थी, केमिकल्स में। ठीक है, और 2 दिसंबर 1984 को 2 दिसंबर 1984 में रात को इस प्लांट से कुछ लीकेज हो गई। इतनी ज़्यादा ये बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि आज भी लोग जब इसको याद करते हैं ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, एक जो
इनके जो सर्वाइवर्स हैं वो बताते हैं कि जब ये ऐसा कांड हुआ तो उनकी आंखों में जलन होने लगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें जल रही हैं और खांस रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो बहुत ही डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन थी। और 3 दिन में 8,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक तरह का बच्चा दिखाया जा रहा है कि मतलब इस गैस कांड जब ये हो चुका था ना, तो उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, मतलब कि ये जो कांड हुआ ना, उसके आने वाली जनरेशन्स खराब हो गई थी वहाँ की, भोपाल के जहाँ पे ये कांड हुआ था। लोग जो थे, जो मरे वो तो मर गए, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत दूर दूर तक इसका असर रहा। ठीक, आज भी ये बताते हैं, एनसीईआरटी हमारी बता रही है कि 50,000 पीपल टुडे, इतने साल गुजर जाने के बाद भी जो लोग बीमार हैं, ठीक है, उनको किस किस तरह की बीमारियां हो रही हैं, आंखों से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं। और ये जो लड़की दिखा रही जा रही है मैं फोटो में, वो बेचारी देखो कैसे पैदा हुई है, और ये सिर्फ भोपाल गैस कांड का है जो इतने सालों पहले हुआ था। मतलब कि उसने जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पैदा कर दिए हैं लोगों के अंदर। ठीक है, तो क्या ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो एक एक्सीडेंट थी? नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर लगातार मजदूर जो थे ना, वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ से गैस लीक हो रही है, मैनेजमेंट को बोल रहे थे। मैनेजमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमारी, क्योंकि ये एक यूएस बेस्ड कंपनी थी और वो ना अपनी जिम्मेदारी से भाग गई, उन्होंने बोला हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हो गया है ये कांड तो हो गया है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो भाई हमारी सरकार ने उनके साथ केस लड़ा और बोला कि भाई जो ये विक्टिम्स हैं उनको आप कॉम्पेंसेशन दें। तो हमारी तरफ से 3 बिलियन डॉलर्स का केस फाइल किया गया था, लेकिन मिले सिर्फ $470 मिलियन। ठीक है, 3 बिलियन डॉलर का केस हमने फाइल किया था, लेकिन मिले सिर्फ $470 मिलियन। इसमें कभी कभी बेटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या भोपाल गैस कांड के जो लोग थे उनको प्रॉपर जस्टिस मिला? तो आंसर आएगा नहीं। और रीज़न हम ये देंगे कि भाई हमने जो केस किया था वो $3 बिलियन का था, और जबकि मिले उनको कितने, सिर्फ $470 मिलियन। तो इनको जो जस्टिस था वो नहीं मिला है। इतना ही नहीं, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी ना, वो अपने सारे जो यहाँ पे केमिकल्स थे और मटेरियल थे वो सब यहाँ छोड़कर भाग गई है। उसके बाद जो ये कंपनी है ना, ये वाली एरिया डाउ केमिकल्स करके कंपनी है, उन्होंने अपने अंडर में लिया है इसे, लेकिन वो कह रहे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई इस चीज़ों को साफ़ करना। तो सोचो, वो केमिकल्स, वो पेस्टिसाइड्स अभी भी धीरे धीरे रिस्क कर आपकी वाटर बॉडीज़ में जा रहे हैं, एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, और रेगुलरली आज की डेट में भी एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं, विच इन टर्न इज़ हार्मिंग द एंटायर पीपल लिविंग ओवर द एरिया। ठीक है, और वो लोग इस क्रिमिनल चार्जेस से बिल्कुल बच के निकल गए हैं। और आज के लिए बच्चों ये हम यहीं तक रखते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट पेज आपका, ये भी भोपाल ट्रेजेडी से रिलेटेड ही था, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये दिखाया जा रहा है कि ये देखो किस तरीके से वहाँ पे बैग्स पड़े हुए हैं जहाँ पे गायें वगैरह घूम रही हैं, और मतलब यूनियन कार्बाइड अपनी पूरी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गई है कि भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Now in my next part of this lesson I will be explaining you is the workers life worth से लेके अगला lesson, और then we will complete the entire lesson. I hope this much is clear to you. Thank you students.